नमस्कार मेरे सभी प्यारे भाइयों बहनों, पीतम्बरा एजुकेशन चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। टीईटी वर्ग 3 से संबंधित प्रश्नों की श्रृंखला के साथ उपस्थित हो चुके हैं और यह श्रृंखला मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि सभी राज्यों में होने वाले शिक्षक भर्ती से संबंधित परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का संग्रह है। चलिए बढ़ते हैं इन प्रश्नों की तरफ। इससे पहले जिन भाई बहनों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया वो सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें और लाइक करें। चलिए बढ़ते हैं प्रश्नों की तरफ। पहला क्वेश्चन आपके सामने, कोहलर यह सिद्ध करना चाहता था कि सीखना क्या है। एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति पशु से श्रेष्ठ होता है। दूसरा, स्वायत्त यादृच्छिक क्रिया है। संज्ञानात्मक संकार्य है। परिस्थिति के विभिन्न अंगों का प्रत्यक्षीकरण है। आंसर जी आपका, जिनका आंसर सी नंबर आ रहा है बिल्कुल सही है। सी नंबर एकदम सही आंसर हो जाएगा आपका। जर्मन अमेरिकन वैज्ञानिक, मैं आपकी समझ के लिए बता रहा हूँ कि जर्मन अमेरिकन वैज्ञानिक जो थे वॉल्फगैंग कोहलर के अनुसार सीखना एक संज्ञानात्मक संक्रिया या संकार्य है जिसमें कुछ विशिष्ट मानसिक गतिविधियां जैसे कि अपन बोल सकते हैं ध्यान देना, याद करना, संकेत देना, वर्गीकरण करना, योजना बनाना, विवेचन करना, समस्या का समाधान निकालना या कोई नई चीज़ का सृजन करना, कल्पना करना, ये सभी कुछ सीखने का प्रयास किया जाता है इन सभी में। इसलिए आंसर आपका हो जाएगा संज्ञानात्मक कार्य। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है, किसी भी नई भाषा को सीखने के लिए कहाँ से प्रारंभ किया जाना चाहिए। कहाँ से प्रारंभ किया जाना चाहिए। क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा। आंसर देखिए, अक्षर व शब्दों के मध्य सहचर से, वाक्यों के निर्माण से, शब्दों के निर्माण से, उपयुक्त में से कोई नहीं। सेकंड का आंसर बताइए जी। सेकंड का आंसर जी बिल्कुल सही है। सेकंड का आंसर, जिनका आंसर सही आ रहा है पहला वाला बिल्कुल सही आंसर है। देखिए क्या होता है कि किसी भी भाषा को सीखने के लिए सबसे पहले उस भाषा की वर्णमाला के विषय में जानकारी प्राप्त करनी चाहिए, क्योंकि आप अगर ABCD नहीं सीखोगे तो अंग्रेजी कहाँ से सीख जाओगे। ऐसी हिंदी में आपको आ ई नहीं आते होंगे तो भी आप वर्णमाला नहीं आती होगी तो भी आप नहीं पढ़ पाओगे ना वो चीज़, है ना। तत्पश्चात उस भाषा के अक्षर वर्गों का प्रयोग कर शब्द बनाना सीखना चाहिए और आखिर में उन शब्दों का प्रयोग करके वाक्य की रचना करना सीखना चाहिए। अतः विकल्प ए एकदम सही हो जाता है। ठीक है भाई बहनों। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन है, समावेशी कक्षा में किस प्रकार के छात्र शामिल होते हैं। केवल विशिष्ट छात्र, सामान्य विशिष्ट छात्र, केवल सामान्य छात्र और बहुभाषी प्रतिभाशाली छात्र। आंसर क्या होना चाहिए। बिल्कुल जिनका आंसर बी आ रहा है, सामान्य और विशिष्ट छात्र दोनों ही प्रकार के इसमें शामिल होते हैं। देखिए आपको केवल वाला, जहाँ केवल लगा हो समझ लीजिए वो आंसर ज़्यादातर 99% गलत होता है। केवल वाली ऑप्शन गलत होती हैं। तो ये सामान्य और विशिष्ट, ये आंसर एकदम अब ना सही हो जाएगा। ठीक है, एकदम सामान्य और विशिष्ट दोनों ही छात्र इसमें शामिल किए जाते हैं। क्या होता है कि आपके शिक्षा का समावेशीकरण के अंतर्गत विशेष शैक्षणिक आवश्यकताओं की पूरा करने के लिए सामान्य और विशिष्ट या दिव्यांग छात्र को समान शिक्षा देने के लिए मौके दिए जाते हैं, प्रदान किए जाते हैं। इसलिए समावेशी कक्षा जो होती है वो सामान्य तथा विशिष्ट दोनों छात्र इसमें शामिल होते हैं। अगला क्वेश्चन है, अधोलिखित में गणित संबंधी अधिगम अक्षमता कौन सा पद परिभाषित करता है। बताइए आंसर। आपके सामने ऑप्शन भी हैं, नीरसता संबंधित दोष, पठन दोष, गणना दोष, इनमें से कोई नहीं। बताइए चौथे का आंसर क्या होना चाहिए। नीरसता संबंधित दोष, पठन दोष, गणना दोष, इनमें से कोई नहीं। आंसर क्या होना चाहिए आपका जी बिल्कुल सही आ रहा है। आंसर जिनका सी आ रहा है एकदम सही आ रहा है, परफेक्ट आंसर है आप सभी का, गणना दोष। क्या होता है, गणित संबंधी अधिगम जब भी सीखते हैं ना उसमें अक्षमता की को हम क्या कहते हैं, गणना दोष कहते हैं, यानी डिसकैलकुलिया। ओके, इस अक्षमता के अंतर्गत बीज गणित को समझने तथा सीखने में कठिनाई होती है। समस्याओं को समझने में, समस्याओं की हेरफेर में, गणित संबंधी तथ्यों को समझने में, गणितीय गणनाओं को करने में आने वाली कठिनाइयाँ इसके अंतर्गत आती हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यह रहा, समावेशीकरण की सफलता के लिए आवश्यक क्या है। क्षमता का निर्माण, अभिभावकों की भागीदारी का ना होना, अलगाव या संवेदनशीलता। जी डी आंसर आपका एकदम परफेक्ट आंसर हो जाएगा, संवेदनशीलता। क्यों होता है,
संवेदनशीलता ही आंसर क्यों होगा? क्योंकि समावेशीकरण की सफलता के लिए बालकों के अनुरूप पाठ्यक्रम, समावेशित विद्यालय वातावरण, संवेदनशीलता, सहायक तकनीक, उपकरणों का उपयोग और शिक्षकों का पर्याप्त प्रशिक्षण इत्यादि तथ्य जरूरी होते हैं। इसलिए आंसर हो जाएगा इसका डी, एकदम सही आंसर। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नहीं है? संवेग का तत्व नहीं है, संवेग का तत्व नहीं है। व्यवहारात्मक, संज्ञानात्मक, दैहिक या संवेदी? आंसर बताइए जी। आपका आंसर डी एकदम सही है, संवेदी। आपका आंसर डी एकदम सही है, आपका है संवेदी जो आपने बोला एकदम सही है आंसर। संवेदी एकदम सही हो जाएगा आपका, ये संवेदी आंसर एकदम सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये संवेदी आंसर जो है आपका एकदम राइट आंसर है। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसके लिए मैं थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दे दूँ जी, डिस्क्रिप्शन दे दूँ। क्या होता है कि संवेग यानी इमोशन एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया होती है जो विचार, अनुभव, व्यवहारात्मक प्रक्रिया और प्रसन्नता और अप्रसन्नता से जुड़ी होती है। संवेग के 3 निश्चित तत्व होते हैं। मैं आपके अनुसार दैहिक, अनुभव, मनोवैज्ञानिक या फिर इसे संज्ञानात्मक प्रक्रिया भी बोल सकते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम क्या है? आपके सामने एक क्रम लगी हुई है, आंसर बताइए जी। बिल्कुल आंसर बताइए आप। हाँ जी, जी डी आंसर एकदम सही है। डी आंसर एकदम सही आंसर है। डी आंसर एकदम सही आंसर है जी, वो डी आंसर एकदम सही आंसर है। मैं क्या बता दूं क्यों? देखिए क्या होता है कि संज्ञानात्मक क्षेत्र बेंजामिन ब्लूम के द्वारा स्थापित ब्लूम की बारगिगी के अंतर्गत आता है। ठीक है ना, ब्लूम की बारगिगी सीखने के उद्देश्यों के वर्गीकरण से संबंधित होती है और ये संवेगात्मक क्षेत्र में ज्ञान और बौद्धिक कौशल का विकास शामिल है तथा इसके क्षेत्र में प्रस्तुत 6 श्रेणियों का क्रम। ठीक है, ओके। अगला देखते हैं, निम्न में से कौन सा सबसे अच्छी, एक मिनट क्वेश्चन निकाल दूँ मैं आपके लिए। निम्नलिखित में से कौन सबसे अच्छी शिक्षण की प्रक्रिया नहीं है? बताइए। स्वेच्छाचारी, जनतांत्रिक, सहानुभूति या वांछनीय सूचना देने वाली? इसका आंसर क्या होगा 8वें नंबर का? जी, आंसर इसका होगा ए नंबर। बिल्कुल सही है आपका, ए नंबर एकदम सही आंसर है आपका 8वें नंबर का ए हो जाएगा स्वेच्छाचारी। क्यों हो जाएगा इसका? देखिए, अच्छी शिक्षण प्रणाली प्रजातांत्रिक होती है, लोकतांत्रिक होती है, जनतांत्रिक, अर्थात सभी के लिए समान, निष्पक्ष, सहानुभूतिपूर्ण और आवश्यक व वांछनीय सूचना देने वाली होनी चाहिए। आंसर ये वाला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? विक्टर बूम, मास्लो, हर्जबर्ग, स्किनर? 9th नंबर का बताइए जी। 9th नंबर का है, ए नंबर एकदम सही है, एकदम परफेक्ट आंसर है 9th नंबर वाला, एकदम परफेक्ट आंसर है आपका विक्टर बूम। बस इसके बारे में क्या समझाऊँ मैं, थोड़ा सा इनके बारे में बताया जरूर देता हूँ। विक्टर बूम 1964 में इनका एक्चुअल में जन्म तो नहीं पता, लेकिन विक्टर बूम सन 1964 में इन्होंने एक सिद्धांत दिया था। और प्रत्याशा सिद्धांत में 3 घटक इन्होंने बताए थे। प्रत्याशा यानी प्रयास या प्रदर्शन, और साधन यानी प्रदर्शन और परिणाम, और इनाम का मूल्य यानी परिणाम और इनाम। ठीक, इस प्रकार से। अगला देखते हैं क्वेश्चन दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान किस परिवार से संबंधित? व्यक्तिक, सामाजिक अंतःक्रिया, सूचना प्रक्रियाकरण या व्यवहार परिमार्जन? 10th नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर एकदम सही है। 10th नंबर का सी नंबर एकदम सही है। 10th का सी एकदम सही है, ये हो जाएगा सूचना प्रक्रियाकरण। इसमें अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान सूचक प्रक्रियाकरण परिवार से शामिल होता है या संबंधित होता है। यह प्रतिमान अमेरिकी मनोवैज्ञानिक डेविल पॉल आशुबेल द्वारा 1960 में दिया गया था। ठीक है, कब दिया था? 1960 में। ठीक है ना। हाँ, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कौशलों के स्थानांतरण के लिए कौन सा उपयोगी है? कौशल स्थानांतरण एक गति है, ना कि उद्देश्य। रेखीय यानी अभिक्रम है, शाखीय अभिक्रम है, तैयारी और अर्जन। यार 11 नंबर का क्या होना चाहिए? ये बिल्कुल सही है आपका, ये नंबर एकदम सही है आपका, ये नंबर एकदम सही है, ये आपका पहला वाला एकदम राइट आंसर हो जाएगा। कौशल अंतरण एक गति है, ना कि उद्देश्य। ठीक है, अगला है, निम्न में से कौन सा शिक्षण सूत्र नहीं है? सरल कठिन की ओर, अनिश्चित से निश्चित की ओर, दृश्य से अदृश्य की ओर, निगमन और निगमन से आगमन की ओर। 12 नंबर को बताइए।
जी बिल्कुल सही है, इसका आंसर डी है। इसका निगमन से आगमन की ओर ये आपका सूत्र नहीं है, ये आपका सूत्र नहीं है। देखिए शिक्षण सूत्र में आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ज्ञात से अज्ञात की ओर, सरल से कठिन की ओर, तीसरा है स्थूल से सूक्ष्म की ओर, ठीक है ना, चौथा है विशेष से सामान्य की ओर, पांचवा है अनुभव से तर्क की ओर, छठवां नंबर होता है पूर्ण से अंश की ओर, सातवें नंबर पे है अनिश्चित से निश्चित की ओर, और आठवें नंबर विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। ये आपके शिक्षण सूत्र हैं। अगला, सूक्ष्म शिक्षण चक्र का पहला पद होता है प्रतिपुष्टि, योजना बनाना या शिक्षण प्रस्तावना। बताइए आंसर 13 का आंसर बताइए। जी सी नंबर एकदम सही है, योजना बनाना। इसका आंसर सही एकदम योजना बनाना, ठीक है, इसका आंसर सही है योजना बनाना। बहुत बढ़िया, शाबाश, योजना बनाना इसका आंसर सही हो जाएगा 13 का, योजना बनाना। सूक्ष्म शिक्षण शिक्षण प्रक्रिया की एक प्रयोगात्मक विधि है जो अध्यापक को छात्रों को अल्प समय में अधिक लाभान्वित करने में सक्षम बनाती है, ठीक है, ये होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा अवबोध स्तर में शिक्षण में शामिल है? पृथक्करण, अनुप्रयोग, तुलना या अन्वेषण। बताइए आप 14 का आंसर बताइए, 14 का आंसर। जी 14 आंसर डी इनका सही आ रहा है, अन्वेषण एकदम सही आंसर है। क्या है? अन्वेषण, अन्वेषण आंसर एकदम सही हो जाएगा। क्या है अन्वेषण है भैया, बताइए जरा। ये होता है, देखिए प्राय शिक्षण का स्तर 3 प्रकार के होते हैं, स्मृति स्तर, अवबोध स्तर और चिंतन स्तर। शिक्षण के अवबोध स्तर के अंतर्गत शिक्षक जो है छात्रों के सामने पाठ्य वस्तु को इस प्रकार प्रस्तुत करता है कि छात्रों को बोध के लिए अधिक से अधिक अवसर मिले, यानी समझने के मौके मिले, उनकी सहभागिता बनी रहे, यानी वो सक्रिय रहे। इस विधि के अंतर्गत केंद्रीकरण, आत्मसात्करण, पृथक्करण, तुलना, वाक्य विन्यास और अनुप्रयोग आदि चरण आते हैं। ठीक है भाइयों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, शैक्षणिक सुधारों में प्रभावी विकेंद्रीकरण तभी संभव है जब एक खंड, पूरा क्वेश्चन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है भाई? अब दिखा है जी। जब क्या हो, जब खंड व संकुल संदर्भ केंद्रों की भागीदारी बढ़े। दूसरा, स्थानीय संदर्भ व्यक्ति उपलब्ध हो। तीसरा, अध्यापकों के पास संसाधन और प्रासंगिक सामग्री मौजूद हो। उत्तर शून्य, सही आंसर क्या होना चाहिए बताइए जी, आंसर बताइए आप 15 का। जी बिल्कुल सही है, डी नंबर का नाम आपका सही आ रहा है, ए बी सी तीनों, ए बी सी तीनों आंसर से आपके सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक छात्र पढ़ रहा है, इसका नाम लेकर किसी ने बुलाया, निम्न में से किस संवेदना द्वारा छात्र अपनी अनुक्रिया प्रकट करेगा? दृष्टि संवेदना, ध्वनि संवेदना, स्पर्श संवेदना या प्रत्यक्ष संवेदना। बताइए। बिल्कुल सही है, सी नंबर आपका सही आ रहा है, बिल्कुल ज़बरदस्त, ध्वनि संवेदना के द्वारा ये समझेगा, ठीक है ना, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार, एक मिनट, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार प्रासंक्रियात्मक अवस्था की अवधि क्या है? 4 से 8, जन्म से 2 साल, 2 से 7 साल, 5 से 8 साल। 17 का आंसर बताइए। सी नंबर एकदम सही आ रहा है, एकदम सही है सी नंबर, 2 से 7 साल, 2 से 7 साल। स्विट्जरलैंड के चिकित्सा मनोविज्ञान जीन पियाजे ने विकास अवस्था सिद्धांत, संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। इसके अंतर्गत उन्होंने संज्ञानात्मक विकास को 4 अवस्थाओं में बांटा है, ठीक है। संवेदित पेशी अवस्था जो होती है वो जन्म से 2 साल तक होती है। पूर्ण संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 बताई है। मूल संक्रियात्मक 7 से 11 और अमूल संक्रियात्मक अवस्था बताई है 11 से 18 साल तक, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी अवस्था में बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है? भविष्य की योजना की सूझबूझ, विज्ञान की काल्पनिक कथाओं में अधिक रुचि, तीसरा बढ़ती हुई तार्किक शक्ति, चौथा काल्पनिक भयों का अंत। बताइए 18 नंबर का, 18 नंबर का ए सही है। बाल अवस्था 6 से 12 साल तक के बीच होती है, इसलिए ये नंबर सही है, इसका नंबर ए एकदम सही है। इसके बारे में बता दूं, बाल अवस्था 6 से 12 साल की होती है। इस अवस्था में बालक में चिंतन तर्क शक्ति का विकास होता है। इस अवस्था में बालक में बौद्धिक विकास के अंतर्गत बुद्धि, संवेग, निरीक्षण, रुचि, ध्यान, कल्पना, चिंतन, तर्क आदि क्या होता है, विकास होता है इन सभी का, ठीक है, इसलिए आंसर इसका ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से मनोवैज्ञानिक भाषा के संबंधित कौन है? पावलोव, चॉम्स्की, बिने या मास्लो। 19th
सी बिल्कुल सही है, सी एकदम सही है, सी नंबर एकदम सही है आपका, चॉम्स्की, ठीक है ना। नोआम चॉम्स्की जो एक भाषा मनोवैज्ञानिक, दार्शनिक, लेखक या राजनीतिक एक्टिविस्ट थे, इन्होंने क्या है जेनेटिक ग्रामर के सिद्धांत का प्रतिपादन किया और भाषा विज्ञान और विकास में सबसे बड़ा योगदानकर्ता भी इन्हों को माना ही जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत को किस शीर्षक द्वारा सिद्ध किया? संज्ञानात्मक अधिगम, अधिगम के प्रयास एवं भूल, संकेत अधिगम, स्थान अधिगम। बताइए आंसर 20 का आंसर बताइए जी। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया आपका आंसर है। आंसर है आपका सी नंबर, सॉरी बी नंबर आपका सही, एकदम बी नंबर आपका सही है। 3 से 6 साल, ओके, सॉरी इसका है, सॉरी ये संकेत अधिगम। ठीक है, अगला देखते हैं, गिरोह अवस्था किस आयु वर्ग एवं विलंब आवास आकाश सॉरी मैं क्या बोल गया यार, गिरोह अवस्था गिरोह अवस्था किस आयु वर्ग एवं विलंब विकास से संबंधित है? ऑप्शन आपके सामने है, आप बताइए जरा जी। सी नंबर एकदम सही है आपका, सी नंबर आपका सही हो जाएगा, 8 से 10 साल। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की तीसरी अवस्था निम्न में से कौन सी है? कौन सी है भाई? आपके सामने 4 ऑप्शन है, अधिगम की इच्छा, रुचि, प्रेरणा, विकास विषय वस्तु का स्वरूप। बताइए आंसर। डी नंबर सही हो जाएगा एकदम, डी नंबर एकदम सही आंसर है, संवेदीगामक अवस्था इसे बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से सामाजिक मूल कौन सा है? सहायता परक व्यवहार, दूसरा प्राथमिक लक्ष्य, तीसरा मूल प्रवृत्ति, चौथा आक्रामकता की आवश्यकता। 24 का आंसर ए नंबर एकदम सही है, ये नंबर इसका सही हो जाएगा, ये नंबर सहायता परक व्यवहार। अगला क्वेश्चन, पश्च अन्वेषण एवं साधन साक्ष्य विश्लेषण निम्न में से किसके उदाहरण हैं? स्वतः शोध, एल्गोरिदम, मनोवृत्ति, प्रकारात्मक स्थिरता। आंसर क्या होना चाहिए आपके अनुसार जी, बताइए जी। आंसर आपका ए बिल्कुल सही है, आंसर एकदम सही है, स्वतः शोध। पश्च अन्वेषण एवं साधन साक्ष्य विश्लेषण स्वतः बोध के उदाहरण हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सीखने के वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की गति और प्रगति की सीमा को ग्राफ द्वारा प्रदर्शित करते हैं, अतः किसने कहा? स्किनर, रॉस, एबिंगहॉस या एम.एल. बिग्गी। क्या होना चाहिए आंसर 26 का जी? इसका आंसर होगा आपका सन 1985 में सबसे पहले अधिगम वक्र की व्याख्या हरमैन एबिंगहॉस के द्वारा की गई, लेकिन प्रश्न में दिया गया अधिगम वक्र से संबंधित कथन आर्थर बेल्स द्वारा दिया गया था, जिन्होंने 1934 में अधिगम वक्र संबंधी विवरण दिया था, इसलिए इसका आंसर विवादित है। और मैं आपको बताना चाहूँगा, आप एबिंगहॉस और एल बिग्गी दोनों ही इसे नाम दिए गए हैं, इसलिए इसको स्किप करते हैं। 27, निम्न में से कौन सा थॉर्नडाइक के अधिगम के प्राथमिक नियमों में शामिल नहीं है वाली बात जहाँ पर आ रही है, देखिए ऑप्शन आपने पढ़ लिए होंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ए। एडवर्ड थॉर्नडाइक जो कि एक अमेरिकन मनोवैज्ञानिक थे, अधिगम के प्राथमिक नियमों के तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम एवं प्रभाव का नियम शामिल है, अतः विकल्प ए सही है, ए नंबर इसका सही है। अगला देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, अनुकूलित अनुक्रिया किसके अनुकूलन पर बल देती है? 28 बिल्कुल सही है आपका, बी नंबर एकदम सही है, जिनका बी नंबर आ रहा है एकदम सही है। अगला देख लेते हैं 13 का आंसर, निम्न में से कौन सी अधिगम की एक विशेषता नहीं है? अधिगम एक अवलोकनात्मक प्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है, अधिगम व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है, अधिगम प्राणी की अभिवृद्धि है, या अधिगम एक क्या है? अधिगम एक लक्ष्योन्मुख प्रक्रिया है। आंसर क्या होना चाहिए? आंसर आपका है ए, आंसर हो जाएगा ए, एकदम सही आंसर हो जाएगा। सीखना अधिगम एक व्यापक, सतत एवं जीवन पर्यंत चलने वाली महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है। वुडवर्थ के अनुसार सीखना विकास की वह प्रक्रिया है। अधिगम प्रक्रिया क्योंकि एक सतत प्रक्रिया है, अतः इसका अवलोकन करना प्रत्यक्ष रूप से संभव नहीं है। ठीक है, ओके, संभव नहीं है।
थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। टाटा टाटा बाय बाय।